Hello dear viewers and welcome at Career Leaders platform. When it comes to today's session, we are going to talk about noun. As you can see, noun मैंने बोर्ड पे लिखा है and now why noun? हम शुरुआत noun से क्यों करते हैं? इसके दो कारण हैं. पहला तो ये हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए बहुत मस्ट है. हार्डली मैटर्स इन विच एग्जाम यू आर अपियरिंग. आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ही चाहिए क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनती है. ओके, तो लैंग्वेज तो हमारे लिए बहुत जरूरी है. Whether we talk about your error detection, whether we talk about your reading comprehension, your close test, para jumble, कुछ भी उठा लीजिए, आप किसी भी सेशन की बात कर लीजिए. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपका लैंग्वेज का कंपाइलाइजेशन अच्छा नहीं है, आप वर्ड की इंटोनेशन नहीं समझ रहे हो, तो आपको लाइन का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा. जब मीनिंग ही समझ नहीं आएगा फिर सॉल्यूशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर है नाउन, और नाउन को हम उसके ग्रोथ के वर्जन से पढ़ेंगे. दिस इज नॉट द सेम नाउन दैट वी हैव रेड इन द स्कूल. स्कूल में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? Noun is a name of a person, place and thing. There are so many students जो आज भी इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. चलिए, पर्सन पे हमने नाम लिख दिया राम, प्लेस पे हमने लिख दिया दिल्ली, और थिंग के लिए हमने लिख दिया मार्कर. अब फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे एक टर्म लिखी इंडियन ओशन. अब अगर नाउन की डेफिनेशन है दैट नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो पर्सन राम है, प्लेस दिल्ली है, मार्कर थिंग है, तो फिर ये इंडियन ओशन क्या है? ये पर्सन तो नहीं है क्योंकि पर्सन तो हम लोग हैं. ये प्लेस भी नहीं है क्योंकि प्लेस का मतलब होता है वो वाली जगह जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे हम अर्थ को यूटिलाइज करते हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, घर बनाते हैं. हम माउंटेन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके बीच में टनल्स बना लेते हैं. उनका यूटिलाइजेशन हमारे हाथ में है. लेकिन सी को हम अपने मन से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. जो सी का यूटिलाइजेशन होता है वो इसकी वेदर पे डिपेंड करता है. अब वेदर पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ हमें कभी वार्निंग नहीं देती कि अर्थक्वेक आने वाला है. ओके, कभी अर्थक्वेक सडनली आते हैं, हमें वार्निंग नहीं मिलती है, सडनली आ जाते हैं. इसी तरह वोल्केनोज सडनली इरप्ट होते हैं, वार्निंग देके इरप्ट नहीं होते. अगर वार्निंग देके अर्थक्वेक आता या वार्निंग देके वोल्केनोज इरप्ट होते तो फिर लोग मरते क्यों, हम वो जगह खाली कर देते. लेकिन सी हाई टाइड्स की, सुनामी की हमेशा वार्निंग देता है. मतलब इसका यूटिलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं है, ये अपने तरीके से काम करता है. तो ये प्लेस भी नहीं है और थिंग तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि थिंग नॉन लिविंग स्टफ होता है और सी का मतलब है वाटर बॉडी, और वाटर में तो जान होती है. तो फिर ये क्या है? ये पर्सन, प्लेस और थिंग कुछ नहीं बना, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है. तो अब आप याद रखेंगे, अगर आप कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है, फिर भी एग्जिस्ट करती हैं और आप उनके बारे में जानते भी हो. तो नाउन की जो अपडेटेड डेफिनेशन है, जो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, वो आप याद रखेंगे. नाउन इज अ नेम. If a thing or an object has a name, it means it is a noun. तो अब हम याद रखेंगे, नाउन को हम पर्सन, प्लेस और थिंग जैसी छोटी सी डेफिनेशन में नहीं डालेंगे. हम कहेंगे नाउन का मतलब होता है नेम. अगर किसी भी चीज का, लिविंग नॉन लिविंग, किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन होगी. जैसे इंडियन ओशन आप जानते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्स. नाउ व्हाट इज दिस मार्स? मार्स इज अ प्लैनेट. हमने रियल लाइफ में मार्स को कभी नहीं देखा, हमें साइंस ने उसकी पिक्चर दिखाई है, लेकिन हमारे लिए
मार्स एक बॉडी है जो हमारे वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसका नाम जानते हैं, तो ये एक नाउन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं, एक सेकंड है आपके पास में, इसे अच्छे से देख लीजिए, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। नाउन जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर होता है और लैंग्वेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब रोल आपको समझ आ गया है कैसे, क्योंकि हर एक चीज का नाम है लैंग्वेज में। आप जिस भी चीज को यूज करते हो, इवन हम जो पढ़ रहे हैं लैंग्वेज इंग्लिश भी अपने आप में एक नाम है। तो बिना नाम के हम कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, तो नाम का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक नाम है, तो अगर उसका नाम ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा आप क्या सॉल्व कर रहे हो। गेटिंग? तो नाउन की डेफिनेशन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं कहेंगे, ये कहेंगे तो बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं जो पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं है। जैसे मार्स ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है, क्योंकि हम इसे यूटिलाइज नहीं करते। हम कहाँ मार्स के ऊपर जाके रह रहे हैं? नहीं, हम में से 99% लोगों ने मार्स को कभी साइंस में भी नहीं देखा होगा। बस एक पिक्चर देखी है कि रेड कलर का प्लैनेट है, वो भी पिक्चर हमें साइंस की बुक्स में मिली है। रियल लाइफ में वी हैव नेवर सीन मार्स, बट ये एग्जिस्ट करता है और हमें इसका नाम पता है। तो हर वो चीज जिसका एक नाम है और वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो नाउन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर नाउन। Now let's talk about the types of noun. Now when it comes to the types of noun, what we will do, we will start with a single type. हम एक एक टाइप से स्टार्ट करेंगे, उस टाइप की डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्कस करेंगे और उस टाइप से बनने वाला रूल डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो नाउन की जो फर्स्ट टाइप होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखो, प्रॉपर नाउन को समझना बड़ा आसान है। अभी मैंने आपको सिखाया नाउन का मतलब होता है नेम, और प्रॉपर वर्ड का क्या मीनिंग होता है। लैंग्वेज में एक प्रॉपर वर्ड है, जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम सामने वाले को कहते हैं कि प्रॉपरली करो, मतलब इसे पूरा करके दो। तो प्रॉपर का मतलब होता है कंप्लीट। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। जो नाम अपने आप में कंप्लीट होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहां पे लिख दिया रोहन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रोहन का मतलब क्या है, तो आप जवाब दे सकते हो कि सबसे पहले तो ये ह्यूमन होना चाहिए, और ह्यूमन में भी ये मेल है, फीमेल का नाम रोहन नहीं होता। अब ये नाम अपने आप में कंप्लीट था, इसीलिए आप इसे एक्सप्लेन कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज जंबो। ओके, अब आप इसे जवाब दे सकते हैं कि मैडम ज्यादातर एनिमल्स में एलिफेंट का नाम जंबो होता है, इस पे मूवी भी बनी है। ठीक, अगर हम अपने डिश पे चलें तो हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज बिरयानी। तो आप ये नाम पढ़ के जज कर सकते हो कि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एनिमल भी नहीं है, ये एक ईटेबल है, और ईटेबल में भी ये राइस से बनता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो अपने आप में कंप्लीट होती है, हम सुन के अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, अ नेम दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। फाइन। इसके अपोजिट जो हमारा दूसरा टाइप होता है, आई होप यहाँ पे अगर मैं लिखूं यू विल गेट टू नो, तो क्योंकि प्रॉपर और कॉमन हमें साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं। सेकंड होती है कॉमन नाउन की टाइप। फिर से इसे ब्रेक करते हैं। नाउन का मतलब होता है नेम, और कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब जो चीज ऑर्डिनरी है, सामान्य है, साधारण है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है ऑर्डिनरी। फाइन, अब इन्हें जोड़ दो। ऑर्डिनरी नेम का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी नेम का मतलब है ऐसा नाम जिसमें कोई खास चीज नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंसिल। अब पेंसिल में क्या है ऐसा स्पेशल जो हमें अट्रैक्ट करे? पेंसिल एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं लिख दूं नटराज तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो कॉमन नाउन में वो नाउन आते हैं जो रैंडमली किसी को भी दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय।
वो इज अ कॉमन नाउन, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ रोहन तो वो स्पेशल लड़का है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एनिमल, अब एनिमल तो कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, रैट, ठीक है, लेकिन मैं बोलूं जंबो या फिर टॉमी या फिर टॉमी होते हैं, मिठू, मिठू पैरट का नाम होता है, लोग जो पैरट रखते हैं अपने पास में वो उसका नाम ज्यादातर मिठू, गंगाराम ऐसे ही रखते हैं। मैंने अब यहाँ पे लिख दिया वॉच। ना वॉच स्टैंड्स फॉर घड़ी, घड़ी कोई भी हो सकती है, बच्चों के लिए मार्केट में से नकली जिसमें सेल वाली घड़ी होती है 100, 90 रुपीज, 120 इतने की रेंज की आ जाती है, लेकिन ब्रांडेड वॉच थाउजेंड्स में जाती है। तो वॉच का मतलब है सिर्फ घड़ी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया राडो, नाउ इट इज द नेम ऑफ अ ब्रांड। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया कार, नाउ कार कैन बी एनी कार फ्रॉम नैनो टू ऑडी, मर्सिडीज, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया रेंज रोवर। नाउ यू नो मैं किस गार्ड की बात कर रही हूं। तो सिर्फ कॉमन शब्द यूज हुआ है, जैसे फोन इज अ कॉमन नाउन, एप्पल इज अ प्रॉपर नाउन, फाइन। कोचिंग सेंटर इज अ कॉमन नाउन, करियर लीडर्स इज अ प्रॉपर नाउन, ब्लेजर इज अ कॉमन नाउन, रेमंड्स इज अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, जो किसी की पहचान होता है। कॉमन नाउन का मतलब सामान्य नाम जो आप किसी को भी दे सकते हैं। नाउ आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन की डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को मिला के दो रूल बनते हैं। तो अब हम उन दोनों रूल्स को ध्यान से समझेंगे और फिर हम उसे प्रैक्टिस में ले लेंगे। ओके, चलिए। नाउ रूल नंबर 1 इज सेइंग, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ये कहता है ए प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। दिस इज योर रूल नंबर 1 कि एक प्रॉपर नेम को, एक कंप्लीट नेम को आप एक सामान्य नाम की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। रूल तो लिख दिया, लेकिन करना कैसे है, कैसे करूं? तो इसका जवाब है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल द। आप द की मदद से किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन बना सकते हैं, मतलब किसी भी विशेष नाम को सामान्य नाम में बदल सकते हैं। फिर से सुनिए, आर्टिकल द की हेल्प से आप किसी भी विशेष नाम को, स्पेशल नेम को कॉमन नेम बना सकते हैं, मतलब किसी के भी नाम के साथ जोड़ सकते हैं। अब मैं स्कूल की एक डेफिनेशन लिखूंगी, हमने स्कूल में एक डेफिनेशन पढ़ी है सबने, उस एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए। नाउ द एग्जाम्पल इज, मैंने यहां पे लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलो, इस डेफिनेशन को हमने स्कूल से पढ़ा है, स्कूल से जब भी हम आर्टिकल का चैप्टर पढ़ते थे हमें इसी डेफिनेशन से शुरुआत करवाई जाती थी। अब देखो, कालिदास एक प्रॉपर नेम है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नेम है, लेकिन शेक्सपियर के आगे क्या लिखा है? द लिखा है। इट मीन्स, अब समझने की कोशिश करो, हु इज कालिदास? कालिदास इज एन इंडियन राइटर। कालिदास भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इन्होंने मेघदूत, शकुंतलम ऐसे करके 4 फेमस महाकाव्य लिखे हैं। लेकिन जो शेक्सपियर है ये वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड जहां शेक्सपियर के जो है नॉवेल्स को पढ़ाया जाता है। तो कालिदास के कंपैरेटिव शेक्सपियर ज्यादा फेमस है, लेकिन हमने शेक्सपियर के नाम के आगे क्या लगा दिया?
द लगा दिया। देखो रूल क्या कहता है, प्रॉपर नाउन कॉमन बन सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल द। अब तुम्हें याद रखना है जिसके नाम के आगे आर्टिकल द लगा है, इस रूल को समझने का एक सबसे आसान पॉइंट है पर्सनालिटी सिमिलैरिटी। आप जिन भी दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हो उन दोनों में किसी न किसी गुण की समानता होनी चाहिए। जैसे कालिदास भी लेखक है, शेक्सपियर भी लेखक है। कालिदास इज अ राइटर एंड शेक्सपियर इज अ राइटर एज वेल, और आई शुड यूज द टर्म वाज। कालिदास वाज अ राइटर एंड शेक्सपियर वाज अ राइटर एज वेल। तो इन दोनों की पर्सनालिटी में कॉमन फैक्टर क्या है, राइटिंग स्किल्स। दोनों के दोनों राइटर हैं, लेखक हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा फेमस कौन है, शेक्सपियर। तो पर्सनालिटी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, ऑलवेज राइट द बिफोर सेकंड पर्सनालिटी। ये इस रूल को याद रखने का आसान तरीका है। क्या कहा मैंने कि जब भी आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाना है तो आप जिन दो लोगों की बात करेंगे उनमें कोई ना कोई पर्सनालिटी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो जब भी उन दोनों में पर्सनालिटी सिमिलैरिटी मिल जाए तो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के आगे आर्टिकल द लगा दो। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला हमेशा वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी होगा या दूसरे वाला उस चीज के लिए ज्यादा फेमस होगा बजाय पहले वाले के। तो पहले वाला बंदा दूसरे वाले को कॉपी कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो पर्सनालिटी सिमिलैरिटी हम याद रखेंगे और हम क्या करेंगे, हमेशा ही सेकंड पर्सनालिटी के आगे आर्टिकल द लगा देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने शेक्सपियर के आगे लगाया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे इरेज करते हैं और ये रूल नीचे जो हमने लिखा है इसे लिखा रहने देते हैं और हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा रागिनी इज सुनिधि चौहान ऑफ आवर स्कूल। एक एग्जांपल और लिखते हैं, मोंटी इज विराट कोहली ऑफ आवर क्रिकेट टीम। और लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, गीता इज इंदिरा गांधी ऑफ आवर कॉलेज। नाउ थिंक ट्वाइस कि जिन दो लोगों की मैंने बात करी है उनमें पर्सनालिटी सिमिलैरिटी क्या होगी। वाई सुनिधि चौहान इज फेमस, सुनिधि चौहान इज अ सिंगर। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिस तरह बॉलीवुड में सुनिधि चौहान फेमस है फॉर हर वॉइस, उसी तरह मेरे स्कूल में रागिनी फेमस है, इसलिए फॉर हर वॉइस। तो दोनों की पर्सनैलिटी में क्या चीज की सिमिलैरिटी है, दोनों की पर्सनैलिटी में सिमिलैरिटी है सिंगिंग की, दोनों गाना गाती हैं। तो सेकंड पर्सनैलिटी के आगे आर्टिकल द आना है। देखो मैंने लिखा है ऑलवेज राइट आर्टिकल द बिफोर सेकंड पर्सनैलिटी। तो रागिनी इज द सुनिधि चौहान ऑफ आवर स्कूल। नाउ नेक्स्ट इज मोंटी इज विराट कोहली ऑफ आवर क्रिकेट टीम। बात क्रिकेट की हो रही है, मतलब मोंटी और विराट कोहली की सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों प्लेयर्स हैं। विराट कोहली नेशनल लेवल पे खेलते हैं और मोंटी हमारी क्रिकेट टीम का अच्छा प्लेयर है। मतलब हम हम सोसाइटी लेवल पे हमारी क्रिकेट टीम हो सकती है या हम कॉलेज की टीम हो सकते हैं, स्कूल की टीम हो सकते हैं, लेकिन हम इतने फेमस नहीं है जितने फेमस विराट कोहली हैं। तो सेकंड पर्सनैलिटी विराट कोहली, यूज आर्टिकल द बिफोर विराट कोहली। नाउ द थर्ड इज, अब आप खुद सोचना, Geeta is Indira Gandhi of our college. Now, why Mrs. Gandhi was famous? She was a politician. It means जो गीता है वो भी बहुत अच्छी राजनीति कर लेती है। इंदिरा गांधी was politician,
तो इट मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह नेशन में इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिमिलरली मेरे कॉलेज में गीता पहली लड़की है जिससे राजनीति की इतनी ज्यादा नॉलेज है। तो चलती फिरती इंदिरा गांधी है हमारे कॉलेज की। तो सेकंड पर्सनालिटी इंदिरा गांधी, यूज आर्टिकल द बिफोर इट। So this is called proper noun to common noun with the help of article the. There are two persons in a statement having same personality or sharing some feature of personality जो दोनों में common है। ऐसी situation में second personality के आगे article the लग जाता है, जिसका मतलब होता है अब ये जो famous personality थी ये भी common हो गई है। Getting? So this is your rule number 1 proper to common noun. Now rule number 2, अगेन रूल नंबर 2 भी जो है वो प्रॉपर टू कॉमन नाउन से रिलेटेड ही है। मतलब अभी आपने प्रॉपर और कॉमन नाउन की डेफिनेशन सीखी थी, तो रूल नंबर 2 भी प्रॉपर और कॉमन नाउन से ही बना है, लेकिन इसका रूल थोड़ा अलग है। रूल नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कैन प्रॉपर नाउन बी used in plural form। plural form तो समझते हो ना, एक वचन बहुवचन। तो हमें कह रहा है कि प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है। जैसे देखो गर्ल से बना गर्ल्स, लेकिन गीता से गीतास बना दिया जाए, नहीं जमती बात। रोहन से रोहन्स बना दिया जाए, नहीं जमती बात। तो हमें इनिशियली लगता है कि ये गलत है, कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यहां पे आंसर लिखूंगी डियर स्टूडेंट, यस ये सही है, ये भी सही है। कैसे? अब आपका यहां पे रूल लिख रही हूं स्टार बना के। इफ देयर आर two or more than two persons share common name, that too at a same place, then that name can be used in plural form। मतलब क्या है, अगर एक ही जगह पे, देखो मैं पॉइंट अब अंडरलाइन कर देती हूं, एक ही जगह पे दो या दो से ज्यादा लोगों का एक जैसा नाम है तो आप नाम को प्लूरल लिख सकते हैं। रिपीटिंग, अगर एक ही जगह पे दो या दो से ज्यादा लोगों का एक जैसा नाम है तो आप नाम को प्लूरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा देयर आर 3 अरुण इन माई क्लास। चलो जरा, कॉमन प्लेस क्या है? मेरी क्लास। मेरी क्लास में 3 लोग हैं जिनका नाम अरुण है। देखो रूल बन गया ना, सेम प्लेस पे एक से ज्यादा लोग हैं जिनका एक जैसा नाम है तो तुम नाम प्लूरल कर सकते हो। तो देयर आर 3 अरुण्स इन माई क्लास। मैंने यहां पे लिखा देयर आर many रीनाज इन माई सिटी। अब एक सिटी में कितनी ही लड़कियां हो सकती है जिनका नाम रीना हो? फाइन, तो कॉमन प्लेस क्या है? सिटी। मोर देन 2 मैनी, तो व्यक्ति का नाम प्लूरल
हो सकता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉपर टू कॉमन नाउन। आपने क्या सीखा? आपने सीखा आप दो लोगों की बात करते हैं और उन दो लोगों में पर्सनालिटी की सिमिलैरिटी है, तो आप हमेशा ही सेकंड पर्सन के नाम के आगे आर्टिकल द लगाएंगे, जिसे कहते हैं रूल का प्रॉपर से कॉमन बन जाना। और दूसरे रूल में आपने सीखा कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसे प्लूरल लिखा जा सकता है। जैसे सपोज आपका नाम है अंकित, तो मैं अंकित को अंकित लिख सकती हूं कब? जब एक ही प्लेस पे एक से ज्यादा लोग हों जिनका नाम अंकित हो, तो अंकित सही हो जाएगा। जैसे हमारी प्लेस की क्लास और एक ही नाम को शेयर करने वाले लोग थे 3, तो हमने अरुण से अरुण्स बना दिया था। दिस इज योर फर्स्ट 2 रूल एंड फ्रॉम द टाइप्स ऑफ 2 nouns, that is proper noun and common noun. I hope there is no doubt. अब पेपर में ऐसा कुछ आएगा तो you can manage, आप इसे हैंडल कर लोगे। अब इसके बाद जो हमारे नाउन की नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है मटीरियल नाउन। फाइन, जो नेक्स्ट हम नाउन की टाइप की बात कर रहे हैं दैट टाइप इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का मतलब होता है थिंग्स that are used to make other things। जिन चीजों का इस्तेमाल करके दूसरी चीजें बनती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, इनका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं। ज्वेलरी बनती है ना, जैसे नायलॉन है, कॉटन है, रियान है, इनका यूज करके हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स, कपड़े बनाते हैं। जैसे मार्बल है, ब्रिक है, स्टोन है, इनका यूज करके हम क्या बनाते हैं? हाउस या फिर बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जिन चीजों का इस्तेमाल करके दूसरी चीजें बनती हैं उन्हें कहा जाता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन से रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली, दे कैन नेवर बी इन प्लूरल फॉर्म। पहली इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? पहली इंपॉर्टेंट बात है कि मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है। दूसरा, दे डू नॉट यूज आर्टिकल्स। इनके साथ में आर्टिकल्स का इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन यहां पे मैंने स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है? जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं उस पर जब स्टार मार्क लगा होता है उसका मतलब होता है TNC अप्लाई, दैट इज टर्म एंड कंडीशन। तो ये रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये तो फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता कि मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते। लेकिन ये वाला रूल डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि इनके आगे आर्टिकल लग भी सकता है। वो कैसे लगता है अभी हम करके दिखाते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं। ताजमहल कितनी बड़ी बिल्डिंग है? व्हाइट मार्बल से बनी है। तो जब एक चीज की इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होता है तो चीज प्लूरल हो जाती है। जैसे क्लास में एक ही लड़की है तो देयर इज अ गर्ल, लेकिन क्लास में ज्यादा लड़कियां हैं तो हम गर्ल की जगह गर्ल्स ही यूज करेंगे, दैट देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन द क्लास। सिमिलरली ताजमहल को बनाने के लिए कितने सारे मार्बल का यूज हुआ है, तो अगर मैं लिख दूं देयर आर marbles in the truck,
तो ट्रक में मार्बल भरा हुआ है। मार्बल की आपको पता है ना, बड़े बड़े वो स्क्वायर साइज के वो स्लैब्स होते हैं जिन्हें फिर कटिंग होती है बनाने के लिए, फर्श बनता है या जहां भी मार्बल की स्लैब्स लगती हैं तो स्लैब्स को कट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या कहा कि ट्रक में मार्बल रखा हुआ है, मतलब ज्यादा मार्बल है। अब मैंने मेरा रूल याद करना है। मेरा रूल क्या कहता है कि मटीरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता। इट मींस ये मार्बल्स गलत है, मुझे इसे मार्बल बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये इज आर मार्बल से मार्बल बना, ये आर से बन गया इज। जैसे मैंने लिखा माई रूम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। बट ऑब्वियस सी बात है, रूम को बनाने के लिए एक ईंट और एक पत्थर तो नहीं लगा होगा, बहुत सारी ईंटें और बहुत सारे पत्थर लगे होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ब्रिक एंड स्टोन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बनती है बिल्डिंग। और हमने क्या लिखा है कि जिन चीजों का इस्तेमाल करके दूसरी चीजें बनाई जाती हैं वो कभी प्लूरल नहीं होती। तो ये ब्रिक्स एंड स्टोन्स गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए ब्रिक एंड स्टोन। अब आपने इतनी चीज तो याद कर ली। नाउ द थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट यूज आर्टिकल्स। तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखती हूं, द लेदर इज यूज्ड टू मेड ए बेल्ट। बेल्ट को बनाने के लिए लेदर का इस्तेमाल किया गया। तो ये लेदर यहाँ पे मटेरियल नाउन है, इसके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, दैट लेदर इज यूज्ड टू मेड अ बेल्ट। लेकिन अब हम स्टार को समझते हैं कि अगर मुझे आर्टिकल लगाना है फिर मैं किस कंडीशन में लगाऊं। तो इस कंडीशन में लगेगा जब आप लेदर की कोई एडजेक्टिव बता दोगे। लेदर को सिंपल लेदर कहने की बजाय इसकी कोई विशेषता बता दो। ये मैं यहां से इरेज कर रही हूं, ये अब आपने पढ़ लिया है, ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। जैसे मैंने लिखा द क्रोकोडाइल लेदर। जानवरों की चमड़े से लेदर बनती है ना। तो मैंने क्या कहा आपको कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है मटेरियल नाउन के आगे, लेकिन अगर आप मटेरियल नाउन का कोई एडजेक्टिव बता दो तो आप आर्टिकल लगा सकते हो। तो मैंने अब लेदर की कौन सी बात कही? मैंने एडजेक्टिव बताया कि ये सामान्य लेदर नहीं है, ये कॉमन लेदर नहीं है, या फिर ये काउ लेदर नहीं है, या फिर ये कैमल लेदर नहीं है, या फिर ये स्नेक लेदर नहीं है, ये क्रोकोडाइल लेदर है। तो द क्रोकोडाइल लेदर is used to, यहां पे मेक आएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू मेक दिस बेल्ट। तो अब उस लेदर की क्या विशेषता है कि वो क्रोकोडाइल लेदर है। जैसे मार्बल की हमने एग्जांपल लिखी थी कि मार्बल के आगे सिंगुलर होना चाहिए और इसके आगे आर्टिकल द नहीं लगता। अब हम मार्बल की कोई विशेषता बताते हैं और इसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं। मैंने लिखा ब्लू मार्बल। अब मार्बल में कलर होते हैं ना, ग्रेनाइट ग्रीन कलर का होता है, मार्बल व्हाइट होता है, व्हाइट मार्बल से ताजमहल बना है, रेड पत्थर से सॉर्ट ऑफ मार्बल से रेड फोर्ट बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ब्लू मार्बल। तो अब मार्बल की क्वालिटी क्या है? वो ब्लू कलर का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया द ब्लू मार्बल इज फेमस फॉर इट्स शाइन। तो अब मार्बल की विशेषता क्या है? वो ब्लू कलर का है और वो अपनी शाइन के लिए फेमस है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द ओवर हियर। तो आप याद रखेंगे, मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते। मार्बल्स, लेदर्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स, है ना, ये सब मटेरियल है। गोल्ड, सिल्वर्स, रूबी, डायमंड्स, प्लैटिनम्स, ये नहीं होता। इन सब चीजों से मिलके स्टफ बनता है। लेकिन जो स्टफ बनता है,
अगर आप उस स्टफ की कोई विशेषता बता दो तो फिर आप उसके आगे आर्टिकल लगा सकते हो, नहीं तो कॉमन यही कहा जाता है कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन आपको इस स्टार को याद रखना है कि आर्टिकल लग भी जाता है अगर उसकी कोई विशेषता बता दी जाती है। दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन एंड द थर्ड टाइप ऑफ आर नाउन चैप्टर। नाउ मटेरियल नाउन के बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन की, कि हमारा कौन सा टाइप हमें अब डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर, पेपर में देयर इज नो वन इज गोइंग टू लेट यू नो दैट विच टाइप ऑफ नाउन यू आर टॉकिंग अबाउट और विच टाइप ऑफ नाउन यू आर यूजिंग और विच टाइप ऑफ नाउन यू आर सॉल्विंग। यू नीड टू कंफर्म इट ऑन योर ओन। आपको खुद ही इसे कंफर्म करना है, आपको खुद ही इसे याद रखना है कि मैं किस नाउन के टाइप की बात कर रहा हूं और इस टाइप का क्या रूल है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार चीजों को रिपीट करके बता रही हूँ। और सेशन के खत्म होने के बाद हम चैप्टर से इंस्पायर करके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहो, बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लो, जब अच्छे से समझ आ जाएगा फिर वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेना। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है? देखो, मैं आपको हर नाउन की डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं आपको जो भी नाउन अब तक पढ़ाई हूँ सबकी डेफिनेशन बताई है कि प्रॉपर का मतलब कंप्लीट नेम, कॉमन का मतलब ऑर्डिनरी नेम, मटेरियल का मतलब वो नाउन जिनकी मदद से चीजें बनती हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है थिंग्स वी cannot touch or see. We can only feel them. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस यूनिवर्स में जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उन्हें देख नहीं सकते। देख नहीं सकते तो उन्हें छू भी नहीं सकते। जैसे फियर, डर सिर्फ लगता है लेकिन हम डर किसी को दिखा नहीं सकते। ड्रीम, ड्रीम आपको महसूस होता है, आप आंखें बंद करके जब सो रहे होते हो तब आपको सपने आते हैं, लेकिन आप अपने सपनों को टच नहीं कर सकते। आप उन्हें देख रहे होते हो लेकिन खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से। तो जो चीज खुली आंखों से दिखती है उसी को तो हम छू सकते हैं, जो चीज बंद आंखों से दिख रही है मतलब वो मेरे अंदर है, तो मैं अपने अंदर हाथ डाल के चीजों को चेक नहीं कर सकती। फाइन। जैसे सैड, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हमें ठंड लग रही है, या फिर हमें प्यास लग रही है, या फिर हम किसी से नफरत करते हैं, या फिर हम किसी से प्यार करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये सिर्फ महसूस होती हैं। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट टच इट। इफ यू हैव एनी फीलिंग फॉर एनीवन, वो फीलिंग तुम्हारे अंदर है, तुम उसे महसूस करके रिएक्शन देते हो। किसी को पसंद करते हो तो तुम उस फीलिंग को महसूस करके सामने वाले को स्माइल दे सकते हो, सामने वाले के साथ में चाय कॉफी पी सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सिमिलरली किसी को अगर नफरत करते हो तो उसको देख के वहां से जा सकते हो, या कह सकते हो मूड बिगड़ गया, लेकिन आप उस फीलिंग को टच नहीं कर सकते कि मुझे इस व्यक्ति को देख के ऐसी फीलिंग क्यों आई है, मैं टच करके देखूं। नो, ये सिर्फ आपके महसूस करने की बात है। तो अब आपने याद रखना है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले लिखनी है फिर आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा परफ्यूम हैज नाइस फ्रेग्रेंस और roses have beautiful color। और एक एग्जाम्पल और लिख दी, I am
इन हरी। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझो। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, खुशबू महसूस होती है, यू कैन नॉट टच इट। कलर, कलर तुम्हारी आंखें देख सकती हैं कि ये ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है, लेकिन अगर आप बोलो मैडम मुझे ब्लू को टच करना है, तो आप कलर को टच नहीं करोगे, आप बोर्ड को टच करोगे, कलर तो मिट जाएगा आपके हाथ लगाते बराबर से। इसी तरह आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूं, तुम मुझे देख सकते हो पर जल्दी कैसे दिखेगी, जल्दी तो मैं कर रही हूं ना, मुझे देख सकते हो। तो आप याद रखोगे इस फॉर्मूला को। एब्स्ट्रैक्ट प्लस नाउन। अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपने साथ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपने साथ में एडजेक्टिव चला रहा है, एब्स्ट्रैक्ट और नाउन को इकट्ठा करना था और एडजेक्टिव लिखना था। यहां पे लिखते हैं, चलो, एडजेक्टिव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सा आर्टिकल, या तो ए का या तो एन का, द का नहीं कर पाएंगे। अब ये देखो, परफ्यूम क्या है, देखो नाइस फ्रेग्रेंस, ये फ्रेग्रेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेग्रेंस इज एब्स्ट्रैक्ट। इस एब्स्ट्रैक्ट का एडजेक्टिव क्या है, नाइस, की फ्रेग्रेंस अच्छी है। तो देखो एडजेक्टिव प्लस एब्स्ट्रैक्ट बन गया, क्या यूज करना है, आर्टिकल ए या एन का। अब नाइस कॉन्सोनेंट है, तो परफ्यूम हैज ए नाइस फ्रेग्रेंस। फिर से देखो, कलर ब्यूटीफुल, अब कलर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ब्यूटीफुल क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। रोजेस हैव ब्यूटीफुल कलर, तो रोजेस हैव अ ब्यूटीफुल कलर। सिमिलरली आई एम इन हरी, हरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आई एम इन अ हरी। चलो मैं इसको और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहां से हम इस चीज को इरेज करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन थी और आपने इसको समझ लिया है। द एग्जाम्पल इज राम इज ब्रेव बॉय। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, व्हाट इज ब्रेवरी, ब्रेवरी इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम ब्रेवरी तो जो होती है, ब्रेव तो होता है, ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ब्रेवरी होता है, ब्रेव एडजेक्टिव नहीं होता। देखो राम की विशेषता क्या है, राम ब्रेव है, लेकिन वो ब्रेवरी उसके अंदर है, वो आपको कैसे शो करेगा दैट आई एम ब्रेव, बिल्कुल जरूरत के टाइम पे, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाओगे तब राम की ब्रेवरी सामने आ सकती है। लेकिन दिन भर राम लोगों को मारता पीटता थोड़ी रहेगा दैट आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, नो। तो राम इज अ ब्रेव बॉय। सिमिलरली अगर हम यहां पे लिखे, रोजी इज इंटेलिजेंट गर्ल। तो नाउ व्हाट इज दिस इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टैंड्स फॉर हर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, वो कितना इंटेलेक्चुअल सोच सकती है, वो कितनी रैशनल सोच सकती है। तो जो होशियारी है वो उसके ब्रेन में है, ऐसे उसके साथ साथ होशियारी नहीं चलती है, उसके सर पे बल्ब नहीं लगा है जो दिन भर जगता रहता है और आपको लगे कि इसको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। नो, दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट सी हाउ इंटेलिजेंट शी इज अनटिल और अनलेस वो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे, वो आपकी कोई पजल सॉल्व ना कर दे, वो टफ से टफ सम को इजीली ना बना दे। तो रोजी इज, नाउ ये वोवल साउंड है, एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आप याद रखेंगे, जब भी कोई भी चीज जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, अगर आपको उसके बाद नाउन दिख जाता है तो आप उसके साथ में क्या करेंगे, आर्टिकल ए और एन दिखा देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इंटेलिजेंट होना एक एडजेक्टिव ही है, ब्रेव होना एक एडजेक्टिव ही है।
तो हमने क्या लिखा है, एडजेक्टिव के बाद नाउन दिखता है तो हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग वहां पे ए या एन लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने नाउन पढ़ना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोजेसिव नाउन। ये आपके नाउन का सबसे लेंदी पार्ट है, ये नाउन के चैप्टर का सबसे लेंदी पार्ट है, सबसे लंबा है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। और अगर हम बात करते हैं एरर की, तो पोजेसिव नाउन से एरर बहुत ज्यादा बनता है, ठीक। तो पहले तो हम टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल इज पोजेसिव नाउन। चलो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। पोजेसिव जो वर्ड है ये बना है पोजेशन से। पोजेशन का मतलब होता है ऑनरशिप या फिर बिलोंगिंग्स। जब आप किसी भी चीज पे दावा करते हो कि ये मेरी है तो आप पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल कर रहे होते हो। जब कोई कहता है, जैसे कोई कहे कि ये बोर्ड मेरा है, तो ये बोर्ड उस व्यक्ति का हो जाएगा, तो ये उसने पोजेसिव नाउन यूज किया, ऑनरशिप क्लेम की ना कि बोर्ड मेरा है, या फिर बिलोंगिंगनेस दिखाई कि ये बोर्ड मेरा है। जैसे मैं कहूं ये मार्कर मेरा है, तो मार्कर इज नाउन, मैंने कहा मेरा है तो बन गया पोजेसिव नाउन। देखो पोजेसिव का मतलब है ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस, और उसके पीछे नाउन होना चाहिए। जैसे इसका नाम है मार्कर, ये हो गया नाउन, मैंने कहा ये मेरा है, ये बन गया पोजेसिव नाउन। जैसे राम ने कहा ये बोर्ड मेरा है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोर्ड, ये हो गया नाउन। और किसने कहा ये मेरा है, राम ने, तो ये राम का पोजेसिव नाउन बन गया। अब आप याद रखेंगे टू शो पोजेशन। पोजेशन शो करने के लिए लैंग्वेज हमें दो ऑप्शन देती है, एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का। फिर से सुनो, जब भी किसी चीज पे क्लेम करना होता है कि ये मेरी है या किसी की भी है, तो आप दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो एपॉस्ट्रोफी एस का, एक ऑफ का। इन दोनों की मदद से पोजेसिव नाउन बनता है, इन दोनों की मदद से पोजेसिव नाउन काम करता है। लेकिन आपने याद रखना है इनका क्राइटेरिया, ये भलते ही कहीं भी यूज नहीं हो जाते। इनको यूज करने के लिए हमने याद रखना है कि एपॉस्ट्रोफी एस कब लगता है और ऑफ कब लगता है। तो हम याद रखेंगे एपॉस्ट्रोफी एस लगता है लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग। लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग। जब भी दो की दोनों चीजें जिनमें जान हो वो एक दूसरे पे क्लेम करें तो एपॉस्ट्रोफी एस लगता है, और एक लिविंग दूसरी नॉन लिविंग चीज को कहे ये मेरी है तो भी एपॉस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा राम डॉटर, डॉटर किसकी है, राम की, लिविंग टू लिविंग, एपॉस्ट्रोफी एस, राम्स डॉटर। लिखा मयंक वाइफ, पत्नी किसकी है, मयंक की है, तो एपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, मयंक वाइफ। लिविंग टू लिविंग का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं एपॉस्ट्रोफी एस का। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप लिविंग टू नॉन लिविंग के बीच में है तो भी एपॉस्ट्रोफी एस आता है। जैसे यहां पे राम ने कहा था कि ये मेरी डॉटर है, यहां पे राम ने कहा कि ये मेरा घर है, राम हाउस, तो राम लिविंग है, हाउस नॉन लिविंग है, राम्स हाउस। सिमिलरली मयंक ने पहले बताया था कि वो मेरी पत्नी है,
अब मयंक बता रहा है कि ये मेरी कार है, तो मयंक्स कार। तो हम पहले क्या याद रखेंगे, पोजेशन दिखाने के लिए लैंग्वेज हमें यूज करने देती है अपॉस्ट्रोफी एस का और ऑफ का, और अपॉस्ट्रोफी एस आता है लिविंग टू लिविंग और लिविंग टू नॉन लिविंग में। नाउ व्हाट अबाउट ऑफ? ऑफ कब आता है? ऑफ तब आता है जब रिलेशनशिप होता है नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग। जब दोनों के दोनों प्रोडक्ट नॉन लिविंग होते हैं तो आता है अपॉस्ट्रोफी एस। चलो मैं अपनी डे टू डे लाइफ की एग्जांपल से एक एग्जांपल बताती हूँ। हम जनरली बोलते हैं, जनरली पीपल यूज दिस स्टेटमेंट, फोन्स बैटरी इज अबाउट टू डाई। अब डियर स्टूडेंट्स काइंडली पे अटेंशन, हम इस स्टेटमेंट को अपनी रोज लाइफ में बोलते हैं बिकॉज आवर लाइफ इज रनिंग ऑन आवर फोन्स। हम सांस के बिना शायद 1 मिनट रह रहे ले, हम मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते, और अगर फोन में चार्जिंग नहीं है तो बस हो गया, मतलब तब तो हमारी जान ही निकल जाती है। तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की स्टेटमेंट है दैट फोन्स बैटरी इज अबाउट टू डाई। मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। अब जरा याद करो अपॉस्ट्रोफी एस कब आता है? अपॉस्ट्रोफी एस तब आता है जब रिलेशनशिप या तो लिविंग टू लिविंग का हो या तो लिविंग टू नॉन लिविंग का, मतलब या तो दोनों में जान हो, अगर दोनों में नहीं है तो कम से कम एक में होनी चाहिए। लेकिन इधर देखो, ना तो फोन में जान है ना तो बैटरी में जान है, तो फिर हमने कैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया? ये गलत हो गया। नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का रिलेशनशिप किससे आता है? ऑफ से आता है। तो हम क्या लिखेंगे? बैटरी ऑफ फोन is about to die। तो आपने याद रखना है लिविंग टू लिविंग का रिलेशनशिप हो तो अपॉस्ट्रोफी एस, लिविंग टू नॉन लिविंग का हो तो अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का हो तो सिर्फ ऑफ। जैसे मार्कर का कैप, तो मार्कर्स कैप नहीं होगा क्योंकि ये भी नॉन लिविंग है ये भी नॉन लिविंग है। क्या होना चाहिए? कैप ऑफ मार्कर। ओके, लेकिन मेरा मार्कर है तो मैं लिविंग हूं, ये नॉन लिविंग है। लिविंग टू नॉन लिविंग तो अपॉस्ट्रोफी एस चलाता है, तो मैम्स मार्कर। फाइन, ये हो गया आपका अपॉस्ट्रोफी एस का शुरुआती इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिविंग टू लिविंग, जैसे मेरी बेटी है तो मैम्स डॉटर, मेरा घर है मैम्स हाउस, लेकिन मार्कर की इंक तो मार्कर्स इंक नहीं, इंक ऑफ मार्कर, क्योंकि नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग है। अब इसके बाद से हमने पढ़नी है एक एक्सेप्शन। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जरा देखो, मैंने आपको अभी बताया कि ऑफ बताता है रिलेशनशिप नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग का। ओके जी, ये आपने अभी सीखा। लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तब तो हम वहां पे लिखते हैं डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ। तो ये क्या हो गया? ये तो लिविंग टू लिविंग का रिलेशनशिप है। जैसे राम्स डॉटर थी, यहां लिख दिया डॉटर ऑफ राम, सन ऑफ राम, वाइफ ऑफ मयंक, हमने यही लिखा था ना पीछे, तो ये तो मैंने उल्टे कर दिए। अभी मैंने लिखा कि नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग को ऑफ से बताया जाता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे लिविंग चीजों को ऑफ से बता रही हूँ। तो चलो फिर से आ गया हमारा स्टार मार्क। स्टार मार्क का मतलब टर्म एंड कंडीशन, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप याद रखेंगे। अपॉस्ट्रोफी एस कैन यूज ऑफ, apostrophe s can use off, but off cannot use apostrophe s। समझे? इसका मतलब ये है जिन रिलेशनशिप को तुम apostrophe s से दिखाते हो, किन किन को? लिविंग टू लिविंग और लिविंग टू नॉन लिविंग,
उनको तुम ऑफ से भी दिखा सकते हो, लेकिन जिन रिलेशनशिप को तुम ऑफ से दिखाते हो, मतलब नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, उनको सिर्फ ऑफ से ही दिखाओ, उनको अपॉस्ट्रोफी एस से नहीं दिखा सकते। मतलब अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं यहां पे लिखूं राधाज हस्बैंड या फिर हस्बैंड ऑफ राधा, ये दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है अपॉस्ट्रोफी एस कैन यूज ऑफ, मतलब जिन रिश्तों को अपॉस्ट्रोफी एस से दिखाते हो उसे ऑफ से भी दिखा सकते हो। तो लिविंग टू लिविंग का रिलेशनशिप अपॉस्ट्रोफी एस से होता है, तो हम इसे ऑफ से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं टेबल्स क्लॉथ इज डर्टी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग सिर्फ ऑफ से लिखा जाएगा, तो लिखना पड़ेगा क्लॉथ ऑफ टेबल इज डर्टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है लिविंग टू लिविंग, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं भी लिविंग हूं, आप भी लिविंग हैं, तो मेरे और आपके रिलेशनशिप को अपॉस्ट्रोफी एस से भी लिखा जा सकता है, ऑफ से भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राधा हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ राधा। लेकिन नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग के रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ ऑफ से ही लिखना होता है, वो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अपॉस्ट्रोफी एस का दूसरा रूल हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इज सेइंग do not use apostrophe s with the words ending with s। ऐसे शब्द जिनके एंड में एस लगा है, एंडिंग विद एस, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना, फिर चाहे वो लिविंग टू लिविंग हो या लिविंग टू नॉन लिविंग हो। ऐसे शब्द जो अपॉस्ट्रोफी जो एस से खत्म हो रहे हैं, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। फिर लगाएंगे क्या? रिलेशनशिप तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, लिविंग टू लिविंग या नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, लिविंग टू लिविंग या लिविंग टू नॉन लिविंग, जो भी रिलेशनशिप का क्राइटेरिया अपॉस्ट्रोफी एस के अंदर आता है, उसे तो हमें दिखाना पड़ेगा। बिना अपॉस्ट्रोफी एस के दिखाएंगे कैसे? तो हमने इतनी याद रखनी है कि लैंग्वेज ने ये कहा है कि जो वर्ड एंड से यूज होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो फिर लगाना क्या है? डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद द वर्ड एंडिंग विद अस in such cases use apostrophe without s। तो आपने याद रखना है ये जो कॉमा होता है ना, ये है अपॉस्ट्रोफी और ये है एस, इसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। फिर से ये जो ऊपर कॉमा लगा है इंटेंडेड सा, ये है अपॉस्ट्रोफी, और ये जो आपने नीचे बनाया है ये है एस। तो लैंग्वेज क्या कह रही है? ऐसे शब्द जो पहले से एस से खत्म होते हैं, उनका रिलेशनशिप दिखाने के लिए एस का इस्तेमाल मत करो, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का निशान का इस्तेमाल कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स पीजी। अब देखो रिलेशनशिप है ना, लिविंग टू नॉन लिविंग का, लड़कियों का पीजी है, पोजेशन है, पीजी किनका है? लड़कियों का। तो अपॉस्ट्रोफी एस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप किसके बीच में है? लिविंग टू नॉन लिविंग के बीच में। तो
वर्ड के एंड में पहले से एस लगा हुआ है तो क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का निशान। गर्ल्स पीजी, जैसे बर्ड्स नेस्ट, घोंसला किसका है, पक्षियों का, पहले से एस लगा हुआ है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का निशान। लेकिन अगर होता चिल्ड्रन पार्क, अब तो देखो पार्क किसका है, चिल्ड्रन का है, तो चिल्ड्रन के एंड में एस तो नहीं लगा हुआ, तो यहां आप पूरा अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए चिल्ड्रन पार्क। लेकिन वर्ड एस से खत्म हो रहा है, उसके साथ जो है अपॉस्ट्रोफी का निशान ही लगाना है, एस नहीं लगाना। जैसे एक लड़का है विक्की, एक लड़का है मानस, एक पेन है विक्की का, एक पेन है या फिर मानस की डॉटर। चलो, विक्की का पेन है लिविंग टू नॉन लिविंग का रिलेशन, मानस की डॉटर है लिविंग टू लिविंग का रिलेशन। तो लिविंग टू लिविंग हो या लिविंग टू नॉन लिविंग हो, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम के एंड में एस नहीं होना चाहिए तब। तो विक्की के नाम के एंड में क्या है, वाई, तो आप लगा दोगे विक्कीज पेन, लेकिन मानस के एंड में पहले से एस है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का निशान, मानस डॉटर। तो ये हो गया आपका अपॉस्ट्रोफी का तीसरा पॉइंट, कि अपॉस्ट्रोफी तब लगती है जब वर्ड के एंड में पहले से एस हो तो सिर्फ कॉमा लगा दो ऊपर, लेकिन अगर वर्ड एस से खत्म नहीं हो रहा तो पूरा अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। रिलेशनशिप सेम रहेगा, लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग। अगर अब दिमाग में ये आ रहा है कि मैडम एस लगाने के बजाय डॉटर ऑफ मानस कर दो, तो नहीं करना। ऑफ जो है वो एक्सेप्शन है, कि अपॉस्ट्रोफी एस की जगह पे ऑफ लग सकती है, वो अपवाद है, उसको हर दूसरे मिनट यूज नहीं करना, उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में यूज करना होता है, जब बातें सेटल ना हो रही हो। यहाँ तो अपॉस्ट्रोफी का निशान लगाने से बात बन रही है, मानस डॉटर, तो क्यों इसको घुमा के डॉटर ऑफ मानस बनाना। ये तब का केस है जब ना तो अपॉस्ट्रोफी का निशान लग पाता ना तो एस लग पाता, और हम फंस जाते कि रिलेशनशिप कैसे दिखाएं। तो याद रखना है, अपॉस्ट्रोफी एस की जगह पे ऑफ का आना रोज की बात नहीं है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, इसे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। अब अपॉस्ट्रोफी एस का इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, according to the next point, what you need to remember is that you need to remember to apostrophe s cannot go side by side। अब साइड बाय साइड का मतलब क्या है, साइड बाय साइड का मतलब है ये समांतर, मतलब राइट और फिर तुरंत उसके साथ में लेफ्ट, एक दूसरे के आजू बाजू नहीं आने चाहिए। चलिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा माई अंकल्स डॉटर्स सन इज गोइंग टू meet his friend's father। पहले तो ध्यान से गिनो इस स्टेटमेंट में कितने अपॉस्ट्रोफी हैं। इस स्टेटमेंट में 1 2 3 अपॉस्ट्रोफी एस लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, 2 अपॉस्ट्रोफी एस कैन नॉट गो साइड बाय साइड। ये जो तीसरा है ये तो दूर पड़ा हुआ है, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें दिक्कत उन दो से है जो बिल्कुल आजू बाजू पड़े हैं। कौन कौन आजू बाजू पड़े, ये अंकल्स डॉटर, तो 2 अपॉस्ट्रोफी एस एक साथ कभी नहीं लगते। अब वही बात आ गई जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी, और वो बात थी कि अपॉस्ट्रोफी एस को ऑफ में तब बदला जाता है जब हम ऑप्शन लेस हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप तो लिविंग टू लिविंग का है, इसको रीजनिंग की तरह समझो। मेरे अंकल की बेटी का बेटा, देखो मेरे अंकल की
बेटी का बेटा, लिविंग टू लिविंग, लिविंग टू लिविंग, है ना। लिविंग टू लिविंग के रिलेशनशिप को हम अपॉस्ट्रोफी एस से लिखते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे याद रखेंगे अपने इस पॉइंट को। इन दिस केस ऑलवेज चेंज सेकेंड रिलेशनशिप, यहां पे चेंज की जगह पे टर्म यूज करते हैं रिप्लेस। इन दिस केस ऑलवेज रिप्लेस सेकेंड रिलेशनशिप बाय ऑफ। अब देखो वही बात आ गई जो हमने डिस्कस की थी कि ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस की जगह तब लेता है जब इमरजेंसी बन जाए और हम अपॉस्ट्रोफी एस को कहीं भी यूज ना कर पाए। तो अब हमारा रूल हमें कह रहा है कि दो अपॉस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं चल सकते, तो हमें इनमें से एक अपॉस्ट्रोफी एस काटनी है। तो मैंने आपको याद करवा दिया कि अगर दो अपॉस्ट्रोफी एस एक दूसरे के साथ आजू बाजू लग जाए तो तुमने टेंशन नहीं लेनी कि ऑफ कहां लगाऊं, हमेशा ही सेकेंड रिलेशनशिप को ऑफ से बदल दो। अब सेकेंड रिलेशनशिप समझो कौन सा है। पहला रिलेशनशिप है अंकल की डॉटर, ये पहला, फिर आगे डॉटर का बेटा, ये दूसरा रिलेशनशिप है। इसे ऑफ में बदलो और इसे ऑफ में बदलेंगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सन ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और करके दिखाती हूँ। ये रूल में हटा रही हूँ, लेकिन ये नीचे वाला जो मैंने आपको पॉइंट याद करवाया है इसे मैं लिखा रहने देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए मैं क्या कह रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्टर्स वाइफ्स ब्रदर इज मिसिंग। चलो तो कितने अपॉस्ट्रोफी ऐसे, दो आजू बाजू, एक दो, रिलेशनशिप कितने हैं, दो। डॉक्टर की पत्नी पहला, पत्नी का भाई दूसरा। क्या करना है, दूसरे रिलेशनशिप को ऑफ में बदल देना है। तो क्या बनेगा, ब्रदर ऑफ डॉक्टर्स वाइफ इज मिसिंग। ठीक, चलो एक और करके देखते हैं। अब तो ये पॉइंट हमें याद हो गया ना, अब हम इसे इरेज कर सकते हैं क्योंकि हमें बोर्ड चाहिए। चलो एक और लिखते हैं। एग्जाम्पल है राधा's boyfriend's mother is waiting for him। चलो कितने अपॉस्ट्रोफी है, दो, रिश्ते कितने, दो। पहला राधा का बॉयफ्रेंड, फिर बॉयफ्रेंड की मम्मी, दो रिलेशनशिप एक साथ। किसको बदलना है, सेकंड वाले को, किसमें, ऑफ में। क्या लिखेंगे, मदर ऑफ राधा's boyfriend is waiting for him। तो हो हम अब याद रखेंगे कि दो अपॉस्ट्रोफी एस एक दूसरे के साथ कभी नहीं आते। दो अपॉस्ट्रोफी एस बिल्कुल राइट लेफ्ट हो तो हमेशा सेकंड वाले केस को ऑफ से बदल दो, और ये एग्जांपल मैंने आपको करके बता दी। अब अपॉस्ट्रोफी एस का लास्ट केस देखो, अपॉस्ट्रोफी एस कितना लेंदी हो गया ना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि पेपर में अपॉस्ट्रोफी एस से एरर आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसका कारण यही है, ये इतना लेंदी है, स्टूडेंट कहीं ना कोई केस जरूर मिस कर देता है। चलो अब इफ else is
used with the words like somebody, nobody, anybody, etc., etc., and reflects possession. देखो मैं बार बार कलर बदल रही हूं क्योंकि मेन बातें मैं कलर बदल के लिख रही हूं. Then use apostrophe s after else. अगर किसी भी शब्द के साथ else शब्द लग गया है और ये शब्द इसीलिए लगा है क्योंकि वो पोजेशन शो करना चाहते हैं, तो फिर apostrophe s कहां लगाना है? else के बाद लगाना है. जैसे this house is not yours. This is somebody else. क्या कहना चाह रहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है. तो जिसका भी है उसका घर पे दावा होगा ना, तो somebody वर्ड आ गया, दिखा था ना मैंने somebody, nobody, anybody, और ऐसे शब्दों के साथ else लगाओ. देखो else लगा है और ये पोजेशन दिखाते हो, देखो पोजेशन दिखा रहे हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है किसी और का है, तो apostrophe s कहां लगाना है? else के बाद. तो यहां लगा दो this is somebody else. ठीक है. जैसे anybody else can be the owner of this cafe. तो कोई भी इस कैफे का ऑनर हो सकता है, मतलब वो कैफे किसी ना किसी के हिस्से में तो जाएगा, कोई तो कहेगा मैं इसका मालिक हूं. तो एनीबडी एल्स क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस. तो अब हमने एपोस्ट्रोफी एस के कितने केसेस समझे हैं? पहले हम याद रखेंगे एपोस्ट्रोफी एस तब आता है जब हम पोजेशन दिखाते हैं, मतलब हम चीजों पे क्लेम करते हैं कि ये चीज मेरी है या किसी की है. इस सिचुएशन में हम याद रखेंगे एपोस्ट्रोफी एस आता है लिविंग टू लिविंग के साथ और लिविंग टू नॉन लिविंग के साथ, लेकिन ऑफ आता है नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग के साथ. लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस ऑफ का यूज कर सकता है, मतलब लिविंग टू लिविंग और लिविंग टू नॉन लिविंग को ऑफ से लिखा जा सकता है, लेकिन नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग को सिर्फ ऑफ से लिखो, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना. ठीक. उसके बाद हमने क्या सीखा? ऐसे वर्ड जिनके एंड में पहले से एस हो और वो पोजेशन भी दिखा रहे हैं, उस सिचुएशन में अपॉस्ट्रोफी एस की जगह सिर्फ एस अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करो, एस को काट दो. फिर हमने सीखा दो अपॉस्ट्रोफी एस एक साथ कभी नहीं आ सकते, अगर एक दूसरे के आजू बाजू पड़े हैं तो हमेशा सेकंड केस को क्या करना है? ऑफ में बदल देना है. और फिर हमने क्या सीखा कि somebody, nobody, anybody, everybody ऐसे शब्द हो और इनके बाद else आ जाए और वो पोजेशन भी दिखाएं, तो हमेशा else के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी s का इस्तेमाल करना है.